नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो आज शाम को आ रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस थे कि मैं सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज शाम में मैं वीडियो अपलोड करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने दोपहर तक के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उन्हें ऐड कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करिएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात कि कमेंट में जो स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छा आंसर करते हैं, तो उनके लिए थम्स अप। वो लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि एक बार आप कमेंट बॉक्स में जा कर के देखा करें और उन स्टूडेंट्स के आंसर से सीखने को आपको मिलेगा कि वो लोग, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो आपको उनके आंसर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट को भी पढ़ा करें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है कि हाल ही में सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को 1% का आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये जो राज्य है, इसने घोषणा की है कि अब यहाँ के जितने भी लोग हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर, आपको पता होगा कि ये जो तीसरा जेंडर एक बनाया गया है उसको ट्रांसजेंडर बोला जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों को 1% का आरक्षण इसने देने की बात कही है और ये राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि ये 1% का आरक्षण देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हाल ही में यूनेस्को ने लिवरपूल्स वाटर फ्रंट्स को विश्व धरोहर सूची से बाहर निकाल दिया है। ये किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जरूर जाएगा। इसकी स्थिति पूछी जा सकती है, ये कब शामिल किया गया और क्यों हटाया गया, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका नाम याद रखना है, लिवरपूल्स वाटर फ्रंट इसका नाम है, लिवरपूल। और यहाँ पर एक वाटर फ्रंट है, यहाँ पर बंदरगाह है। अपनी प्रकृति की जो सुंदरता के कारण इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, लेकिन हाल ही में इसको बाहर निकाल दिया गया है और ये ब्रिटेन में स्थित है। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है? ब्रिटेन में ये स्थित है। याद रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, ये ब्रिटेन में स्थित है। इसको क्यों निकाला गया, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनेस्को में अगर किसी भी विश्व धरोहर को इस सूची से बाहर करना होता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कई ऐसे देश थे, ऑस्ट्रेलिया और भी ब्राज़ील, इन देशों ने इसका विरोध भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन देशों ने विरोध नहीं किया, कि इसका विरोध भी किया है कि इसे मतलब थोड़ा समय देना चाहिए था, अचानक से इसे बाहर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो यूनेस्को का कहना था कि जिन पैरामीटर्स पर, जिनके आधार पर हम किसी भी साइट को विश्व धरोहर सूची में रखते हैं, उनके जो मायने थे अब ये उस पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बंदरगाह का निर्माण और आधुनिक ढंग से किया जा रहा है, यहाँ पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की सुंदरता है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, उसका ह्रास हो रहा है। तो इसीलिए तुरंत इसको यूनेस्को ने एक्शन लिया और तुरंत इसको इस सूची से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी सूची, मतलब यूनेस्को की सूची में से किसी भी धरोहर को बाहर निकालने के लिए। अगर हम बात करें कि 2004 में इसको जोड़ा गया था, 2004 में जोड़ा गया था और 2021 में इसे बाहर कर दिया गया है। ब्रिटेन में स्थित है ये लिवरपूल्स वाटर फ्रंट। यहाँ पर वाटर फ्रंट भी है और इसके साथ साथ में बंदरगाह भी है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस था, लेकिन अब ये यूनेस्को के जो पैमाने हैं उन पर खरा नहीं उतर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोया जनजाति चर्चा में रही है, ये किस राज्य से संबंधित है? अब ये जनजाति चर्चा में क्यों रही है, तो इसने क्या किया है कि अब अपनी जो इसकी भाषा थी, गोंडी भाषा, इसको इसने शामिल करने की बात कही है 8वीं अनुसूची में। तो ये जनजाति बहुत चर्चा में आ गई है, कोया जनजाति। ये संबंधित किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से। हालांकि मूलतः अगर देखा जाए ये थोड़ी सी मतलब मात्रा में हर जगह में पाई जाती है। हर जगह का मतलब छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, उड़ीसा, तो इन राज्यों में थोड़े से पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखी जाए तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है और इसने, कोया जनजाति ने
अपनी जो भाषा है गोंडी भाषा उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं उसी में इसको भी शामिल करने की बात कही है। तो ये चर्चा में है कि गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के कारण चर्चा में है। 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस मनाया गया। वो 21 जो जुलाई ये हाल ही में जो निकल गई 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस इनके द्वारा मनाया गया था। और फिर मतलब ये पहली बार नहीं मनाया गया, 2018 से ये दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस भाषा को अचानक से 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है वो बहुत ही तीव्र हो गई है। कई सारे राज्यों में ये भाषा बोली जाती है, कई सारी जनजातियों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है और मुख्यतः ये कोया जनजाति है इसकी भाषा है और इसी के द्वारा ये मांग उठाई गई है। तो इसीलिए ये जो जनजाति है इस समय चर्चा में है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य तमिलनाडु ने किस वर्ष तक अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इस जो राज्य का कहना है कि हम 2030 तक अपने राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और भारत की जीडीपी में अगर इस तरीके का कोई राज्य संकल्प लेता है तो भारत की जीडीपी का बढ़ना तय है, उसके साथ साथ में भारत में रोजगार का बढ़ना तय है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ऊपर उठना कई सारे जो और सारे तथ्य हैं उनको भी ऊपर उठाता है कि मतलब आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि, ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो इकोनॉमिक्स के ये टर्म्स हैं और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का कहना है, एम.के. स्टालिन ने ये बयान दिया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे 2030 तक। यहाँ के सीएम मैंने आपको बता दिया कि एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लखनऊ से संबंधित उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उर्मिल कुमार थपलियाल का अगर हम बात करें, नाट्य निर्देशक थे जो यहाँ पर आपने रंगमंच सुना होगा, रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार थे, नाट्य निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी वृद्ध थे तो इसी वजह से इनका कुछ दिनों से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था और अभी इनका निधन हो गया है। तो अगर हम बात करें रंगमंच की तो उसके लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि ये उससे जुड़े हुए थे और बहुत ही प्रसिद्ध भी थे। तो किसी को अगर नाटकों में ये जो थिएटर्स जो होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो अगर किसी को थिएटर्स में इंटरेस्ट होगा तो वो कुछ जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके नाम जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन याद रखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में ना हो तो ब्रिस्बेन लगाना है, अगर ब्रिस्बेन ऑप्शन में ना हो तो ऑस्ट्रेलिया आपको आंसर करना है। तो 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन देशों को शामिल किया है? तो हाल ही में नए देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट सदस्य के रूप में जोड़ा है और ये जो देश हैं ये हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। ये तीनों ही वो देश हैं जिनको कि जोड़ा गया है। तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड ये राइट आंसर हो जाता है। और आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न आपके लिए है वो है आपको मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल और करेंसी बतानी है। कैपिटल और करेंसी मैं इसलिए आप लोगों को याद कराती हूँ या पूछती हूँ ताकि आपको देश की स्थिति पता चल सके, उस देश के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान मिल सके, मैप में वो कहाँ पर है ये भी आप देख सकें। तो यहाँ पर मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? आज का ही ये प्रश्न है। अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया था कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया और ये एम्स्टर्डम में खोला गया है। एम्स्टर्डम में ये खोला गया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नागरिकों के लिए, ये सामान्य नागरिकों के लिए खोल दिया गया है और ऐसा दुनिया का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो क्या है, एम्स्टर्डम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये एक यूनेस्को की 2011 से ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना चल रही है। तो ये किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई है। तो यहाँ पर ये योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश राज्य में भी किन दो मेन जो यहाँ के स्थल है जिनकी बात हो रही है उन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश ने ग्वालियर और राज्य के ओरछा शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना शुरू की है और इन शहरों के विकास और प्रबंधन की योजना यूनेस्को द्वारा तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब यहाँ पर इन राज्यों, ये जो योजना है इसके तहत इन राज्यों का विकास किया जाएगा, एक नया इसका प्रबंधन किया जाएगा, नए ढंग से इसका प्रबंधन किया जाएगा। तो ग्वालियर और ओरछा जो कि शामिल किए गए थे अदृश्य सूची में, कई लोगों का कहना था कि इसको मेन सूची में शामिल किया गया था लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर ग्वालियर के जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा राज्यों के लिए ये ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना मध्य प्रदेश राज्य ने यूनेस्को के साथ मिलकर शुरू की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना जो थी वो लॉन्च की गई थी और अब भारत सरकार ने इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है। तो 2025 तक अब ये योजना यथास्थिति कार्य करती रहेगी। तो स्टैंड अप योजना की अवधि को बढ़ा करके भारत सरकार ने 2025 कर दिया है। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये योजना किसके लिए थी, तो आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। आर्थिक सशक्तिकरण लोगों को मतलब आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार सृजन के जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना कि लोगों में जो कौशल है उसको बढ़ावा दे करके रोजगार का निर्माण किया जाए। जमीनी स्तर पर लोगों को उनसे जो उनके कार्य हैं जिसमें वो दक्ष हैं उनको उस कार्य में उनकी दक्षता को और बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके। तो यहाँ पर इस योजना का ये उद्देश्य था। 2016 में इसे शुरू किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका कार्यकाल 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो बने हैं इनका नाम है संदेश झिंगन। संदेश झिंगन बन गए हैं AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए इनको चुना गया है। अगर हम बात करें, इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुरेश सिंह। सुरेश सिंह की अगर हम बात करें, इनको बनाया गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। जो इमर्जिंग फुटबॉलर का एक फुटबॉल का इमर्जिंग प्लेयर जो होता है वो बन गए हैं सुरेश सिंह। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आपको याद रखना है क्योंकि AIFF से रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि शाम में आ रही है तो स्टूडेंट्स को पता चल जाए, इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।